हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम लोग जो है थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं। थेल्स प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय आपका जो है चैप्टर नंबर 6 के लिए रहेगा और इसी से जो है हम लोग प्रश्नावली 6.2 को पूरा का पूरा जो उसमें सवाल दिया है इसी प्रमेय से हम लोग लगाएंगे समानुपातिक प्रमेय जो दिया है आपका थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है, कैसे होता है, इसे सिद्ध कैसे करते हैं, परीक्षा में केवल प्रमेय ही आपसे कभी कभी पूछा गया है और 4 नंबर में 6 नंबर में भी ये आपको थेल्स प्रमेय सिद्ध करने के लिए आ जाता है। इसके कथन को जो है भाषा बदलकर बड़ा रूप देकर इसको सिद्ध करने के लिए दिया जाता है एग्जाम में। तो आज हम लोग जो है थेल्स प्रमेय इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, इसको खत्म करेंगे थेल्स प्रमेय को। तो देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया इस प्रमेय का क्या नाम रहेगा, समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय। तो समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय का जो कथन है वो क्या है उसको हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे ये कथन क्या कहना चाहता है। तो कथन में आप देख सकते हैं लिखा है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष 2 भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। ये हमारा थेल्स प्रमेय का क्या है, कथन है, यानी कि थेल्स प्रमेय का ये कहना है। फिर से हम लोग देखेंगे, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी कि कोई एक त्रिभुज है उसमें किसी एक भुजा के समांतर अगर हम एक रेखा खींचते हैं तो वो अन्य 2 भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में यानी कि बराबर अनुपात में क्या करती है, बांटती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस कथन के अनुसार हमने क्या किया, एक त्रिभुज का निर्माण किया, जो त्रिभुज का नाम दे दिया ABC, एक हमारा त्रिभुज रहेगा और इस त्रिभुज में भुजा BC के समांतर हमने एक भुजा DE खींचा और इस प्रकार से DE खींचा जो यानी कि ये जो DE बिंदु है AB और AC पर क्या है, स्थित है। तो BC और DE आपस में क्या है, समांतर है। तो जब समांतर हैं तो आप देख रहे हैं कि ये जो भुजा है AB और AC ये 2 भागों में बट रही है। एक बट रही है आपका AD और DB, AE और EC, ये 2 भागों में यानी कि बट रही है। अब ये 2 भाग यानी कि इन दोनों भागों का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इस बात को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये सारा जो है चित्र कथन के अनुसार मैंने बनाया है और अपने तरफ से इसमें रचना किया है सुविधा के लिए, इसको हमें सिद्ध करने के लिए। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो भी बातें हम यहाँ पे माने हैं या जो चित्र बनाए हैं, त्रिभुज कैसा बनाया है उसको हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है। तो इसको हम लोग दिया हमें लिखते हैं, यानी कि कथन में क्या दिया है, त्रिभुज दिया है ABC। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज दिया है हमें, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में भुजा, ऐसे लिखेंगे, भुजाओं AB और AC पर स्थित 2 बिंदु D व F इस प्रकार है कि DE समानांतर है किसके, BC के। तो आप देख पा रहे हैं यानी कि कथन के अनुसार यानी कि जो दिया है हमने यहाँ पे बनाया है ABC यानी कि एक त्रिभुज इस प्रकार त्रिभुज है कि इसकी 2 भुजाएं AB है और एक क्या है, AC है। इन दोनों भुजाओं पर D और E बिंदु इस प्रकार हैं कि DE समानांतर क्या है, BC। यानी कि आप देख पा रहे हैं इस बात को हमने क्या किया, स्पष्ट लिखा है यहाँ पे, त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC पर स्थित 2 बिंदु D व F इस प्रकार है कि DE समानांतर है किसके, BC के। तो हमें ये पता चल गया DE और यानी कि BC आपस में क्या है, समांतर है। उसके बाद हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना में हमें क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों भुजाएं जो है ना बराबर अनुपात में बट रही हैं, यानी कि AD बटे DB हमें ये सिद्ध करना है, AB बटे DB बराबर होगा किसके, AE बटे EC के साथ, AE बटे EC। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अनुपात जो है ये बराबर यानी कि इनका जो बट रही हैं ये भुजाएं
AD बटे DB और AE बटे EC, यही हमें सिद्ध करके बताना है कि ये दोनों भुजाओं का अनुपात जो है आपस में क्या है, बराबर है। उसके बाद से इसमें हम लोग कुछ रचना करेंगे। रचना में मैंने क्या किया है, BE को मिला दिया और CD को मिलाया। उसके बाद से D बिंदु से AE पर मैंने लंब लिया है और E बिंदु से F पर मैंने क्या लिया है, लंब लिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे रचना में DC CD, ऐसे लिखेंगे CD, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए। CD और BE को मिलाया एवं EF लंब AD, या इसको AB करते हैं, AB, और DG लंब AC खींचा। ये हमने क्या किया है, रचना किया है। रचना में आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, CD और BE को मिलाया। आप देख सकते हैं CD और BE को मैंने क्या किया है, मिला दिया है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद से एवं EF लंब AB, यानी कि EF एक लंब मैंने लिया है किस पर, AB पे। EF लंब क्या हो गया, AB, और DG लंब क्या है, AC। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे DG लंब है किसके साथ, AC के साथ। ये मैंने खींचा है, तो ये मैंने रचना कर दिया। अब इसके बाद से हमें उपपत्ति करनी है। तो आप जैसा कि कक्षा 9 में पढ़कर आए हैं, आप कक्षा 9 में बहुत सारे प्रमेय को सिद्ध किए हैं, और आपको पता है प्रमेय के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रमेय का कथन दिया रहता है, उस कथन के अनुसार हमें फिगर बनाना पड़ता है। फिगर में जो कथन में दिया है उसको हम लोग ज्ञात होता है, उसको हम लोग लिख देते हैं। क्या सिद्ध करना है उसको हम लोग लिख देते हैं। अगर हमें कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना करना है तो उसको भी हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद से हम लोग इस कथन की क्या करते हैं, उपपत्ति करके इस चीज़ को हम लोग सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग अब उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति ये हमारा मेन रोल होता है प्रमेय को सिद्ध करने में। तो आप देखेंगे इस प्रमेय को कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे। तो उपपत्ति में सबसे पहले हम करने वाले हैं, ये आप ध्यान से देखेंगे, आपको शॉर्ट फॉर्म में हम बता रहे हैं कि हम करने वाले क्या हैं। हम क्या करेंगे कि DBE का क्षेत्रफल निकालेंगे, और आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि DBE यानी कि त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, एक उसका सूत्र होता है जो यानी कि बहुत फेमस सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, यहाँ पे लिखेंगे ये जो EF है, EF त्रिभुज, इस त्रिभुज की भी ऊंचाई है, और ADE त्रिभुज की भी क्या है, ऊंचाई है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज EF, सॉरी त्रिभुज नहीं, हम बस EF लिखेंगे, EF। आप देख पा रहे हैं EF कामा त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE और त्रिभुज DBE की ऊंचाई है, इस बात को आप समझिए। यहाँ पे EF जो है, इन दो त्रिभुजों की क्या है, ऊंचाई है EF। आप देख पा रहे हैं त्रिभुज ADE कहाँ पर है, ADE, यानी कि ये जो त्रिभुज है इसकी ऊंचाई क्या है, ये है आपका EF। और उसके बाद से त्रिभुज DBE, यानी कि DBE की ऊंचाई जो है वो भी EF है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे DBE की ऊंचाई EF कैसे हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी त्रिभुज में ये त्रिभुज की क्या होती है, ऊंचाई, जो लंबवत होती है वही क्या होती है, त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो अगर त्रिभुज हमारा न्यून कोणीय त्रिभुज है तो उसमें ऊंचाई जो है त्रिभुज के अंतर्गत आती है। लेकिन अगर हमारा त्रिभुज क्या है, अधिक कोणीय है, यानी कि अधिक कोण का त्रिभुज है, जैसे कि ऐसा त्रिभुज हो जिसमें कोण क्या हो, एक कोण हमारा अधिक कोण, 90 अंश से अधिक कोण, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो हमें बाहर प्राप्त होती है। इस भुजा को बढ़ा दें तो इसकी ऊंचाई हमें कहां पर प्राप्त होती है, बाहर प्राप्त होती है। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई ये होगी और इस त्रिभुज में ऊंचाई ये होगी।
तो बात आपको समझ में आया होगा कि अगर त्रिभुज हमारा न्यून कोणीय त्रिभुज है, यानी कि जैसे कि यानी कि प्रत्येक कोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 अंश से कम है, तो उस त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो त्रिभुज के अंतर्गत मिलेगी। लेकिन अगर किसी त्रिभुज का एक कोण हमारा अधिक हो जाए, यानी कि एक कोण 90 अंश से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो उसकी ऊंचाई त्रिभुज के अंतर्गत न मिलकर उस त्रिभुज के बाहर मिलेगी, इस प्रकार से। तो यही त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है DBE, ये जो त्रिभुज है इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये ऊंचाई इसकी होगी EF। तो यहाँ पे इस त्रिभुज की ऊंचाई और इस त्रिभुज की ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई क्या है, EF है। इस प्रकार हम इन दोनों त्रिभुजों का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने के बाद उन दोनों क्षेत्रफलों का क्या निकालेंगे, अनुपात। तो हम इस बात को डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे हम लिखकर आपको दिखला रहे हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, हम त्रिभुज जो है ADE का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। चलिए ठीक है, पूरे का बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुजों का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना, उन क्षेत्रफलों का अनुपात हम निकाल रहे हैं डायरेक्ट। आप देख रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों का, तो आपको पता है इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज ADE है, तो इसका आधार हम ले रहे हैं AD, और AD की संगत ऊंचाई क्या है, EF। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आप देख पा रहे हैं आधार कौन है, AD, आधार हम किसे ले रहे हैं, AD को, ठीक है, गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, EF, ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, EF। बात आपको समझ में आई होगी। यानी कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, कहां पर है त्रिभुज ADE, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल रहे हैं, आधार गुणे ऊंचाई। इसको मैं आधार मान लिया और इसको ऊंचाई लिया, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो गया। फिर इसी प्रकार हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज DBE का, कहां पर है, DBE, यानी कि आप देख पा रहे हैं इस त्रिभुज है, तो इसका आधार हम लेंगे DB और इसका ऊंचाई हम लेंगे EF। तो यहां पर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार किसको हम ले रहे हैं, DB को, DB गुणे ऊंचाई क्या लेंगे, EF, ऊंचाई हो जाएगा EF बराबर। अब देखिए यहाँ पे 1/2 से 1/2 आपका कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद EF से EF भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, AD बटे DB, AD बटे क्या बच जाएगा, DB। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, यानी कि हमारा समीकरण नंबर 1 रहेगा। बात आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इधर वाले त्रिभुज का, यानी कि किसका, DCE का, यानी कि EDC, यानी कि जो त्रिभुज है ECD भी कह सकते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे और किसके साथ, इसी के साथ अनुपात बनाएंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पुनः ये हमारा जो है DG, क्या लिख देंगे, DG त्रिभुज ADE और त्रिभुज ECD, त्रिभुज ECD का ऊंचाई है, की ऊंचाई है, ऐसे लिखें की ऊंचाई है। वही बात हम करने वाले हैं। आप ध्यान से देखिए, हमने लिखा है DG, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो DG है, DG इस त्रिभुज ADE की पहली ऊंचाई EF भी हो सकती है और DG भी हो सकती है। तो अब हम यहाँ पे ऊंचाई किसको ले रहे हैं, DG को ले रहे हैं, और DG के साथ आधार किसे लेंगे, AE को। और इस त्रिभुज को हम देखें, ये जो त्रिभुज है हमारे पास ECD, इस त्रिभुज की ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, DG हो जाएगी, जैसे इधर हम लोग लिए थे, और इसका आधार क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। अब इन दोनों त्रिभुजों का हम लोग क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इसी प्रकार हम लोग लिख देंगे यहाँ पे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल पूरे का बटा हो जाएगा आपका त्रिभुज
ECD का क्षेत्रफल, ECD का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ADE कौन सा त्रिभुज है, ऊपर वाला त्रिभुज ADE, यानी कि जो पहले हम लिए थे ADE, इसमें भी हम लोग ADE मतलब त्रिभुज ही लेंगे। इसके साथ, इस त्रिभुज के साथ किसका क्षेत्रफल का अनुपात हम बना रहे हैं, ECD, ये वाले त्रिभुज का। तो इन दोनों का क्षेत्रफल चलिए निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आपको पता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ADE का आधार हम किसे ले रहे हैं, AE को ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा AE गुणे ऊंचाई क्या लेंगे, DG, ऊंचाई ले लेंगे हम लोग DG। आगे देखते हैं ECD, यानी कि जो त्रिभुज ECD है इसका हम लोग आधार लेंगे EC और ऊंचाई क्या लेंगे DG। तो 1/2 आधार हो जाएगा इनका EC, फिर उसके बाद गुणे हो जाएगा इनका ऊंचाई भी क्या है, DG है, ऊंचाई भी क्या है, DG। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, DG से DG कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका AE/EC, क्या बच गया, AE/EC। इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब आपको सिद्ध क्या करना है, थोड़ा सा उस पर गौर करेंगे। आपको सिद्ध करके लाना है AB नहीं है, यानी कि AD लाना है। क्या लाना है, AD। देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, AD रहेगा, क्या रहेगा, AD। हमें ये सिद्ध करना है AD, यानी कि ये भाग और ये भाग, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात आपस में क्या है, बराबर। तो AD/DB और AE/EC। तो आप देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे AD/DB ये ला चुके हैं और AE/EC ये ला दिए हैं। अब हमें इन दोनों को आपस में बराबर करना है। तो बराबर करना है तो ये जो है इसका ये वाला पक्ष जो है लेफ्ट पक्ष, दोनों को लेफ्ट लेफ्ट देखेंगे। अगर लेफ्ट लेफ्ट बराबर हो जाए तो राइट भी इनका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर नहीं है तो इसके लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे इनका अंश बराबर है। जैसे कि इस समीकरण नंबर 1 का अंश क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और समीकरण नंबर 2 का यहाँ पे लेफ्ट वाले का अंश क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ये दोनों सेम है। लेकिन अगर ये वाला त्रिभुज, इनका हर वाला जो त्रिभुज है, अगर ये सेम मिल जाए तो हम दो कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, इसका जो है यही इस थेल्स प्रमेय का यानी कि मेन कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे हमें इन दोनों त्रिभुजों को बराबर करना है। लेकिन ये बराबर हैं, लेकिन किस तरह से बराबर हैं उसी को हमें जानना है और समझना है। तो आप 9th क्लास में 9 में आप एक प्रमेय पढ़े होंगे कि एक ही समांतर रेखा में एक ही आधार पर बने त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, एक ही आधार से बन रहा है। ये त्रिभुज एक ही आधार से बना, ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं और एक समांतर रेखा में बने हैं। तो ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आपका DE और BC ये दोनों समांतर रेखा है। ये समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा में एक ही आधार से यह भी त्रिभुज बना है आपका DBE, और एक ही आधार से यह भी त्रिभुज आपका बना ECD। तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो जब बराबर है तो इस बात को हमें यहाँ पे दिखलाना है और दिखलाकर इन्हें हर बराबर करके हमें दिखला देना है कि लेफ्ट और लेफ्ट दोनों इक्वेशन का बराबर है। तो चलिए इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज DBE और त्रिभुज ECD एक ही आधार बहुत धीरे धीरे हम प्रमेय सिद्ध करा रहे हैं आप, ताकि इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजीली सीख जाएं। आप अन्य किताबों में, अन्य गाइड में इसका देखेंगे ना तो हमसे यानी कि जो मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूं, मैं जो प्रूव कर रहा हूं उससे बड़ा रहेगा। हम आपको बहुत सीमित करके, छोटा करके आपको बता रहे हैं। बिल्कुल बेहतरीन तरीका है। इसे जो है आप इस मतलब एग्जाम में लिखिए, बिल्कुल आपको 100% यानी कि पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं त्रिभुज DBE और त्रिभुज ECD एक ही आधार पर बने हैं। एक ही आधार और
एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने हैं। यानी कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं, कौन, DBE और ECD, आप देख पा रहे हैं DBE और ECD, ये दोनों जो है एक ही आधार DE पर बने हैं। एक ही आधार, यहाँ पे लिखे एक ही आधार और समान रेखाओं के बीच बने हैं, और समान रेखाओं के क्या है, बीच बने हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज जो है DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, त्रिभुज ECD के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, और इसे हम लोग जो है कहेंगे समीकरण नंबर 3। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जब ये दोनों एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बना है, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे लिए समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 हमारा ये कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर। तो इसका मतलब हर बराबर हो गया, अंश बराबर है, तो ये दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। तो दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 ये स्पष्ट कर रहा है, यानी कि ये सिद्ध कर रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इस बात को यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि ये इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट बराबर है, तो राइट भी बराबर होगा। क्या स्पष्ट है, AD बटे DB बराबर है किसके, AE बटे EC के। तो ये जो है हम लोग यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं। तो इसे यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध हुआ। क्या लिख देंगे, सिद्ध हुआ। हमारा ये जो लक्ष्य था उसे हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, या इसको हम लोग प्रूव्ड भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। ये जो है हमारा प्रमेय जो है प्रूव्ड हो चुका है। थेल्स प्रमेय जो है इसे हम लोग सिद्ध कर चुके कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। तो ये बात हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। कोई भी त्रिभुज हो, चाहे जैसे भी त्रिभुज हो, उसमें किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा हम खींचते हैं तो वो रेखा क्या करेगी, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो ये थेल्स प्रमेय का प्रयोग जो है हम लोग अगले आने वाले जो है प्रश्नावली में, प्रश्नावली 6.2 में बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। सिर्फ यही प्रमेय का यूज़ करके सारे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रमेय समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो इसको वीडियो को फिर से देखें और प्रैक्टिस करें। और इसे जो है बिल्कुल अच्छे तरह से मैं बिल्कुल सेटअप से लगाया हूँ। एक एक इसमें जो है लाइन कोई गलत लाइन नहीं है, सभी लाइनों को मैं अच्छे से अरेंज किया हूँ। बुक्स में आपको जो है काफ़ी बड़े तौर पे इसको देख पा रहे होंगे इस प्रमेय को, और भी अन्य लोग जो सॉल्व करते हैं तो काफ़ी बड़े पैमाने पर बड़ा इसको लंबा कर देते हैं। तो मैं बहुत प्रयास किया हूं कि छोटा मैं आपको बताऊं ताकि आपको एग्जाम में जो है बिल्कुल 100% नंबर दिया जा सके, इसमें कोई कुछ कट ना हो। तो देखते हैं इतना आसानी तरीके से आपको थेल्स प्रमेय जो है मतलब बहुत सारे बच्चों को ये बहुत कठिन लगता है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछता भी है। समानुपातिकता प्रमेय पे आधारित क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और खास करके कभी कभी प्रमेय को ही सिद्ध करने के लिए दे देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पर्सनल वीडियो जो है एक थेल्स प्रमेय पे बनाया है। इसके बाद जो है अब हम लोग प्रश्नावली 6.2 पढ़ेंगे। अगला वीडियो अगले दिन आएगा।